नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जो अपनी सबसे बड़ी, सबसे खूनी जीत के ठीक बाद हमेशा के लिए हथियार डाल दे। आज हम भारत के पहले महान साम्राज्य और उसके सबसे मशहूर सम्राट अशोक की अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे, जिसने ठीक यही किया था। तो सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है। हम किसी छोटे-मोटे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े, ताकतवर साम्राज्य की। ये सवाल हमें उस दौर की सोच और महत्वाकांक्षा को समझने में मदद करेगा। और इस सवाल का जवाब वो है ये नक्शा। इसे देखिए, ये है मौर्य साम्राज्य, जो 2300 साल से भी पहले बना था। ये अपने समय की एक सुपर पावर था, जो आज के भारत, पाकिस्तान और उससे भी कहीं आगे तक फैला हुआ था। तो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य बनाया किसने? इसके पीछे कौन लोग थे? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं उन दो लोगों से जिन्होंने इसकी नींव रखी। कहानी की शुरुआत होती है इन दो लोगों से। एक तरफ है चंद्रगुप्त मौर्य, एक नौजवान और बहुत ही एम्बिशियस योद्धा, और दूसरी तरफ उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर एक बहुत बड़े राजवंश को उखाड़ फेंका और इतिहास ही बदल दिया। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी राज्य के नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की बात कर रहे हैं। साम्राज्य बहुत बहुत बड़े होते हैं। उन्हें चलाने के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए ढेर सारे अधिकारी चाहिए। मतलब मौर्यों ने जो बनाया था वो एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। और मौर्य एक राजवंश थे, मतलब सत्ता परिवार में ही रहती थी, पिता से बेटे को मिलती थी। कहानी चंद्रगुप्त से शुरू हुई, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली, और फिर आया उनका पोता अशोक, वो नाम जिसे आज हम सब जानते हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े और फैले हुए साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर मौर्यों के पास इसका एक बहुत ही जबरदस्त जवाब था। साम्राज्य का पावर सेंटर था पाटलिपुत्र, मतलब आज का पटना। लेकिन तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर इसकी नसें थीं। एक दुनिया से जुड़ने का रास्ता, तो दूसरा व्यापार का बड़ा केंद्र। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये पूरे साम्राज्य की लाइफलाइन थे। और यही उनकी असली जीनियस दिखाई देती है। उन्होंने एक 3 टियर सिस्टम बनाया था। राजधानी और उसके आसपास का इलाका सीधा सम्राट के कंट्रोल में था। दूर के जो राज्य थे, वहां शाही राजकुमारों को गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, और इन दोनों के बीच के जो रास्ते थे, वहां से टैक्स और तोहफे वसूले जाते थे। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। जरा सोचिए, कैसी रही होगी इन शहरों की जिंदगी। बाजारों में रौनक, सरकारी दफ्तरों में हलचल, और कारीगर जो कमाल की चीजें बना रहे थे। ये शहर उस समय के इकोनॉमिक और कल्चरल हब्स थे। लेकिन शहरों की इस चमक दमक के पीछे साम्राज्य की असली जान बसती थी गांवों में। किसान और चरवाहे, यही वो लोग थे जो पूरे साम्राज्य का पेट भरते थे, और इन्हीं की मेहनत से सेना और प्रशासन चलता था। और फिर जंगल भी तो थे, जहां लोगों की दुनिया ही अलग थी। वो शिकार करके और जंगल से चीजें इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। ये हमें याद दिलाता है कि मौर्य साम्राज्य कितना विशाल और विविध था। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खानपान, सब एक ही झंडे के नीचे। और अब कहानी में एंट्री होती है उस शासक की, जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, अशोक। एक ऐसा सम्राट जिसे एक जंग ने पूरी तरह बदल कर रख दिया। अशोक ने ठाना कि वो कलिंग को जीत कर रहेगा, और जो लड़ाई हुई वो इतनी भयानक थी कि इतिहास में दर्ज हो गई। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये एक ऐसी जीत थी जो खून से सनी थी। लेकिन जीत के बाद जब अशोक ने उस मैदान को देखा, लाशों के ढेर, रोते बिलखते लोग, तो जीत की सारी खुशी गायब हो गई। वो अंदर तक हिल गया, उसे अपनी ही जीत से नफरत हो गई, और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक विजेता जो अपनी ही जीत को ठुकरा देता है। तो सवाल यह है कि जब आप सब कुछ जीत लेते हैं तो उसके बाद क्या? अशोक ने जो जवाब दिया वो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। अशोक ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। उसने हमेशा के लिए लड़ाई छोड़ दी। इतिहास में ऐसा करने वाला वो एकमात्र राजा था। उसने एक नया रास्ता चुना जिसे धम्म कहा गया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि जीने का एक सही तरीका था। दया, इज्जत और किसी को चोट ना पहुंचाना। और वो चाहता था कि उसकी ये बात हर एक इंसान तक पहुंचे। इसलिए उसने आम लोगों की भाषा में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवा दिए।
और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अशोक ने अपने इन विचारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसने सांची जैसे बड़े बड़े स्तूप और विशाल स्तंभ बनवाए, जो आज भी उसकी शांति की सोच की गवाही देते हैं। तो इस पूरी कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक की विरासत आज भी हमारे कितने करीब है। ये देखिए, मौर्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना सारनाथ का लायन कैपिटल। सोचिए, इसे पत्थर के एक ही टुकड़े से तराशा गया है। और ये 4 शेर जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, ये शक्ति और आत्मविश्वास को दिखाते हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, ये जो लायन कैपिटल है, यही आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। और इसके नीचे बना चक्र, वो है अशोक चक्र, जो हमारे तिरंगे के ठीक बीच में है। मतलब एक प्राचीन सम्राट की शांति की सोच आज एक पूरे देश की पहचान का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है। अशोक के बाद इतना बड़ा साम्राज्य कोई संभाल नहीं पाया। धीरे धीरे ये बिखरता चला गया और एक दिन मौर्य राजवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो हम आज इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या हिंसा की नींव पर बने साम्राज्य को शांति का रास्ता अपनाकर बदला जा सकता है? अशोक की कहानी हमें एक उम्मीद तो देती है, लेकिन ये हमें ताकत के सही इस्तेमाल के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो 2000 साल पहले भी जरूरी था और आज भी है। इस पर सोचने की जरूरत है।